Good afternoon, sir. आफ्टरनून। चलो बिगिनिंग विद टेंसेस। तो टेंसेस देखो कोई भी ग्रामर है तो उसमें जरूरत होती है ना, व्हेनेवर वी आर सेइंग समथिंग तो उसमें टाइम रेफरेंस देना जरूरी होता है कि अगर कोई भी बात कही जा रही है तो कब कही जा रही है। तो पास्ट में कही गई थी, प्रेजेंट में कही गई थी, फ्यूचर में के रिलेशन में कही जा रही है। तो टेंसेस यही इंश्योर करते हैं कि दे हेल्प अस communicating at which time a particular thing is being said or a particular thing is being done. तो जैसे आपका हिंदी में काल कहते हैं तो इंग्लिश में आपके टेंसेस हैं। तो 3 प्राइमरी टाइप के टेंसेस हैं और उन टेंसेस को आप कैटेगराइज कर सकते हो इनटू डिफरेंट मोर टाइप्स। तो जैसे प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट होता है, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। और सिमिलरली जो बाकी टेंसेस हैं वो भी इसी तरीके से डिवाइड हो सकते हैं और हर एक का अपना रेलेवेंस होती है। हाँ, टेंसेस से टाइम का ही पता चलता है। तो मतलब दीज आर टाइम स्पेसिफिक। तो ये बताते हैं कि किस टाइम में कोई चीज की गई थी या किस टाइम में कोई चीज हुई है। ठीक है। और जब हम टेंसेस का यूज करते हैं तो उसमें वर्ब के बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो वर्ब की है वो फॉर्म चेंज हो जाती है। तो आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब किए होंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सबने किया होगा। तो फॉर एग्जांपल द वर्ड डू है तो डू डिड और डन हो जाता है। तो द फर्स्ट और बेस फॉर्म। देखो वर्ब के लिए कुछ अगर कोई एक्ट की जा रही है, हाँ, तो उसके लिए वर्ब आपका होता है। तो अगेन वर्ब शो करते हैं कि कोई एक्ट की वो समथिंग इज हैपनिंग, कुछ कोई एक्ट की जा रही है कि नहीं की जा रही है। हाँ, लेकिन टेंसेस क्या करते हैं, वर्ब की फॉर्म चेंज कर देते हैं और उससे हमें पता चलता है कि अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो जो टेंसेस हैं वो आपका टाइम बताते हैं कि किस टाइम में ये चीज की गई थी, इन विच टाइम पीरियड अ पर्टिकुलर एक्ट वाज बीइंग डन और will be done or is being done or not। ठीक है। they don't show any work कि देखो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि whether something is being done or not। तो वर्ब तो एक इंटीग्रल पार्ट है कि सेंटेंस का, कि अगर कोई भी सेंटेंस आप कर रहोगे तो उसमें वर्ब तो आप यूज करोगे ही, और उसमें कोई एक्ट की जा रही होगी तो वो तो शो होगी। ठीक है। तो यू नहीं कहेंगे कि टेंसेस आल्सो शो वर्क। तो ये मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ क्योंकि एक डाउट पूछा गया है कि टेंसेस आल्सो शो वर्क। तो वो किसी भी सेंटेंस में शो होगा ही कि समथिंग इज बीइंग डन, लेकिन वो कब किया जा रहा है वो टेंस से पता चलेगा कि कौन सा टेंस यूज किया जा रहा है, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर एक्ट है वो कब की जा रही है। तो वर्ब्स 2 टाइप के होते हैं, ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बुक में दिया हुआ था। खैर इसका इतना रेलेवेंस नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। देखो वीक वर्ब्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होते हैं, इनको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं। तो वीक वर्ब्स को रेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं। अब वीक वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, जो बेस फॉर्म होती है ना वर्ब की वो चेंज इतनी नहीं होती। तो जैसे ऐड है, वॉक है, बेग है, कॉल है, तो ये बेस फॉर्म है। तो बेसिक वर्ड, बेसिक जो वर्ब है वो ये है, और या यूं कहोगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे नॉर्मली हम डिनोट करते हैं ना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आपकी प्रेजेंट की होती है, सेकंड पास्ट की होती है, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल वाला होता है। तो जो फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म होता है तो दैट इज ऐड और बेग और वॉक। अब जो वीक वर्ब्स होते हैं इनमें क्या होता है, जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होंगे ना तो उसमें ईडी हो जाता है, ईडी ऐड हो जाएगा, या आपका जो बेस फॉर्म है वो चेंज नहीं होगा, या जो वॉवल लगा हुआ है, जैसे हर एक जो वर्ब है इनमें जो भी वर्ड है उसमें वॉवल यूज हुआ है। ए ऐड में ए डबल डी में ए इज द वॉवल, बेग में ई इज द वॉवल,
वॉक में ए इज द वॉवल। तो जो वीक वर्ब्स होते हैं इनमें जो बेस फॉर्म है वॉवल चेंज नहीं होएगा, और जो बेस फॉर्म है वो एज इट इज रहेगी, उसके साथ में कुछ ऐड हो जाएगा। जैसे इन सब में एडेड हो जाएगा, बेग्ड हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा, डैमेज का डैमेज हो जाएगा, अर्न का अर्न हो जाएगा। तो इनको वीक वर्ब कहते हैं। वीक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको हेल्प चाहिए ईडी की, ये अपने बलबूते पे नहीं कर पाते हैं कुछ। अगर इनको फॉर्म चेंज करनी है तो इनको ईडी ऐड करना पड़ेगा इनके पीछे। ठीक है, सिर्फ नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है ये, मतलब जो नॉमेनक्लेचर है वीक वर्ब्स का, तो ये पहले यूज होता था, तो वही कंटिन्यू हो रहा है। तो ऐसे कुछ बस यही लॉजिक है कि भाई ईडी ऐड हो जाता है तो इसलिए वीक वर्ब कहते हैं, उसके अलावा और कोई लॉजिक है नहीं इसमें। देन स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। अब स्ट्रॉन्ग वर्ब्स वो होते हैं जिनका, इनको इर्रेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं। तो इर्रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, आपका जो बेस फॉर्म है वो चेंज होती है। तो अब बेस फॉर्म में जैसे ये वर्ड्स दिए हुए, ब्लो, ब्रेक, डू। अब स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि इसके पीछे ईडी नहीं लगेगा, ये अपने आप ही ट्रांसफॉर्म कर जाता है, दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और उससे ये इट इज गोइंग टू एंश्योर कि जो भी सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म में जो जिसमें भी यूज होना है, हाँ, तो ये अपने आप चेंज करके कर लेगा, इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। तो ईडी वगैरह आए ना आए, इट डजंट मैटर टू देम, ये ऑटोमेटिकली अपनी फॉर्म चेंज कर लेंगे। तो फॉर्म कहां से चेंज होता है, जो वॉवल है वो चेंज हो जाएगा। तो डू है, फीड है, तो ब्लो का ब्लू हो जाता है सेकंड फॉर्म, ब्लोन हो जाता है थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ब्रेक का ब्रोक या ब्रोकन, डू का डिड या डन। ठीक है, तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन किया हुआ है वर्ब्स का। अब आपके लिए देखो, देयर इज नो लॉजिक इन विच यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कि कौन सा वर्ब आपका ये होना चाहिए या वीक होना चाहिए या स्ट्रांग होना चाहिए, वैसे कोई लॉजिक नहीं है। लिस्ट है, लिस्ट याद करनी पड़ती है इसमें, ये लिस्ट है आपका वीक वर्ब्स की, ये लिस्ट है स्ट्रांग वर्ब्स की। लगभग 200 के आसपास में स्ट्रांग वर्ब्स हैं इंग्लिश में। वर्ब्स की अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा वर्ब आपका, एटलीस्ट जो 3 फॉर्म्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अगर मान लो अभी याद नहीं है तो एटलीस्ट कीप अ लिस्ट विद यू। आपकी बुक्स में लिस्ट दी हुई है, प्रॉब्ली सेकंड या थर्ड पेज पे आपको मिल जाएगी, जो ग्रामर बुक्स हैं सेकंड या थर्ड पेज पे आपको लिस्ट मिल जाएगी ऑफ द वीक वर्ब्स एंड द स्ट्रॉन्ग वर्ब्स बोथ। उसमें जब आप क्वेश्चंस कर रहे होगे तो साथ के साथ में करते जाना बस, बट फर्स्ट जस्ट गो थ्रू द लिस्ट कि आपको पता चल जाए कि अलग अलग फॉर्म्स क्या हैं। ठीक है, तो अभी पहले हम प्रेजेंट टेंस करेंगे। प्रेजेंट टेंस और वर्तमान काल जो कि हिंदी में कहते हैं, तो समथिंग विच इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अब इंडेफिनिट टेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी एक्शन किया जा रहा है ना, वो पता नहीं चलता है कि वेदर इट इज बीइंग डन, वेदर इट इज बीन कंप्लीटेड और नॉट। तो मतलब वीकली खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चल रहा होता है इसका कि जिस भी एक्शन की बात हो रही है, तो वेदर इट हैज बीन कंप्लीटेड और नॉट। तो जो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है दैट इज दिस वन, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब ऐड हो जाता है प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो। फॉर एग्जाम्पल यू टॉक, ठीक है, तो यू टॉक भी हो सकता है, या अगर हम ऑब्जेक्ट लगा दें यू टॉक अ लॉट, आई गो फॉर अ वॉक। तो यहां पर क्या है, आई या यू, ये इनको सब्जेक्ट बोलते हैं कि कौन कर रहा है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में ये बात हो रही है। गो या टॉक ये वर्ब है, तो क्या किया जा रहा है, वेदर समवन इज टॉकिंग और गोइंग, तो जो भी है तो दैट इज द वर्ब, और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। दिस इज द ऑब्जेक्ट, दैट मींस किसके रिलेशन में सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। तो आई गो फॉर अ वॉक, दैट मींस आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, कि मैं वॉक करने के जा रहा हूं। तो इतना एक्सप्लेन करने का है नहीं है, ठीक है। तो
जब हम फर्स्ट या सेकंड पर्सन में बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ये रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें इज एम आर वगैरह कुछ नहीं आता है, सिंपल सा सेंटेंस है, छोटे से प्यारे से सेंटेंस बनते हैं। अब जब थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो फर्स्ट और सेकंड हो गए, मतलब दोज पीपल हु आर इन कन्वर्सेशन, कि मैं या आप अगर बात कर रहे हैं तो मान लो मैं बोल रहा हूं तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यू आर द सेकंड पर्सन। लेकिन अगर हम गॉसिप कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, ठीक है, तो वो थर्ड पर्सन हो गया। अब जब थर्ड पर्सन के लिए बात करते हैं ना, तो उसके लिए जो सब्जेक्ट यूज करेंगे वो थर्ड पर्सन वाला प्रोनाउन यूज करेंगे। तो मान लो ही, शी, दे, तो ये सारे के सारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं, तो ये यूज करेंगे। अब इसके साथ में जो वर्ब है, वर्ब की बेस फॉर्म, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके साथ में एस या ई एस आ जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दिस इज अ डिफरेंस। जब भी अगर थर्ड पर्सन के लिए कोई भी बात हो रही है ना, तो वील बी एडिंग एस और ई एस। तो जैसे पहले वाला सेंटेंस था यू टॉक अ लॉट है, तो ही टॉक्स अ लॉट। अगर आई गो फॉर अ वॉक है, तो आई नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट समवन एल्स, कि बहुत सारे लोग जाते हैं, तो दे, एक मिनट, ही लेते हैं, ही goes for a walk, so I'm talking about a third person, तो he goes for a walk, इसमें es ऐड हो रहा है। ठीक है, अब सेंटेंसेस क्या हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। देयर कैन बी नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एज वेल। अब जब नेगेटिव सेंटेंस करना हो तो सिर्फ जो वर्ब है उसके आगे नॉट लगा दो, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो सब्जेक्ट है उसके आगे वर्ब आ गया, वर्ब के साथ में नॉट लगा दिया बस, तो नेगेटिव करने के लिए नॉट लगा दो, दैट्स इट। बाकी सारा जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। आई डू नॉट फील हंग्री, या ही डज नॉट फील हंग्री। पहले में फर्स्ट पर्सन का है इसलिए डू यूज किया है, तो वर्ब की बेस फॉर्म है। अब जो सेकंड सेंटेंस है उसमें हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग ही डज नॉट, तो डू के आगे ई एस आ गया, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने नॉट भी लगाया है, तो ही डज नॉट फील हंग्री। पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे इनके, आई डू फील हंग्री, या he does feel hungry। फाइन। अब इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंस हमें करना है, इंटेरोगेशन में क्या है, यू आर आस्किंग क्वेश्चन। इंटेरोगेशन का ही मतलब यही होता है कि यू आर ट्राइंग टू इंक्वायर समथिंग, कि आगे वाले से कुछ बात आप निकलवाना चाहते हो। तो जब इंटेरोगेशन आप कर रहे होते हो तो यू आर गोइंग टू बिगिन विद द वर्ब, तो जो भी वर्ब की बात हो रही है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, तो उस वर्ब से शुरू होगा। तो वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और ई एस, अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन की बात हो रही है, और अगर थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो एस या ई एस ऐड हो जाएगा वर्ब के साथ में। तो वर्ब मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, एस या ई एस ऐड हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और ये क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो इंटरोगेशन नॉर्मली क्वेश्चन फॉर्म में होता है कि आप पूछते हो, यू आर इंटरोगेटिंग समवन, कि लेट्स से डू यू नो वेयर इवेंट,
ये तो खैर पास्ट में हो गया, सॉरी। डज ही प्ले, सिंपल सेंटेंस, डज ही प्ले। और डू यू डांस, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो एक काम करना है अभी पहले, जैसे कि हमने 8th क्लास में किया था फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, सेंटेंसेस एक बार खुद बनाकर देख लो। इवन लास्ट टाइम वी डिड एक्सटेंसिवली बट स्टिल यू पीपल फॉरगॉट। सो एक बार आप सेंटेंसेस फ्रेम करके देखिए, ये सारे के सारे। चलो अभी मान लो नहीं करना, आई विल बी पोस्टिंग दिस PowerPoint presentation in the group. तो जस्ट गो थ्रू द स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस फ्रेम करके देखो, और वर्ब्स जो भी आप आसपास में चीजें देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हुए हो तो यू सिट, ठीक है। अभी जो जितने भी आपका ये सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले होंगे तो इसमें कंप्लीटनेस का पता नहीं चलता है। तो व्हाई आर यू सिटिंग या व्हाट आर यू डूइंग व्हाइल यू आर सिटिंग, तो ये सारी चीजों का पता नहीं चलेगा इसमें ना। आपका बिल्कुल सिंपल बेस फॉर्म के सेंटेंसेस रहते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है सिंपल प्रेजेंट में? जो रिपोर्टेड स्पीच हमने किया था, तो रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो आगे जब हम सिंपल पास्ट का कर रहे होंगे तो हम उसमें कोरिलेशन डेवलप करेंगे, लेकिन उसके लिए सिंपल प्रेजेंट याद रहना जरूरी है। चलो अगर कोई डाउट कोई रेज नहीं कर रहा है तो विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेंस। ये अटक गया है थोड़ा। रुको एक मिनट। चलो नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि अब जैसे कॉन्टिन्यूअस वर्ड है इसके अंदर, तो इट सिग्निफाइज कॉन्टिन्यूटी ऑफ समथिंग। तो जो भी एक्शन किया जा रहा था या जो भी काम किया जा रहा था, तो उसमें उसकी कॉन्टिन्यूटी का पता चलता है हमें कि वो अभी भी किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो वेदर इट इज बीइंग डन और नॉट इन द प्रेजेंट। तो जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, दिस इज द फर्स्ट वन जो पॉजिटिव वाला है, अलग से लिख के कर लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, जो भी आई यू दे जिसकी भी बात कर रहे हैं आप। इसके अलावा इज, एम और आर यूज करते हैं। इज या एम आप सिंगुलर पर्सन के लिए यूज करते हो, इज नॉर्मली सेकंड पर्सन के लिए यूज किया जाता है, और एम आप फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करते हो। तो इट ऑलवेज गोज विद आई, तो आई एम नॉर्मली आता है। और आर आपका प्लूरल लोगों के लिए, अगर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, एक से ज्यादा है, देन वी आर यूजिंग आर। अब इसके अलावा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा। देखो कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको अगर पता करना है ना,
तो जस्ट लुक आउट फॉर आईएनजी। अगर कहीं पे भी आईएनजी है, वर्ब के साथ में आईएनजी लगा हुआ है, दैट मींस दैट थिंग इज बीइंग डन, वो कंटिन्यूटी में है। प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस हमें बनाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस में जैसे कि हमारा सिंपल प्रेजेंट में था, जो इज एम आर है तो उसके साथ में सिर्फ हम नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट इज एम आर नॉट प्लस वर्ब, और अगर इंटेरोगेटिव है तो उसमें इज एम आर से शुरू करेंगे। अब यूं मत कह देना कि इज एम आर आप पहले तीनों के तीनों लगा दो, ऑब्लिक लगा हुआ है, या तो इज या तो एम या आर, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक एक सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं इनका। अभी जैसे यू पीपल आर स्टडिंग, राइट, तो अभी पढ़ रहे हो इन द प्रेजेंट, राइट। तो यू आप सेकंड पर्सन हो इसलिए यू है, और आप प्लूरल हो इसलिए यू आर स्टडिंग। अब यू आर स्टडिंग, ये तो वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कर दिया। वर्ब क्या है हमारा, स्टडी है, उसके आगे हमने आईएनजी लगा दिया, फाइन। अब वो यू आर स्टडिंग भी आप कह सकते हो कंप्लीट सेंटेंस है। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो किसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, तो यू आर स्टडिंग इंग्लिश, तो दैट मींस एट प्रेजेंट यू आर स्टडिंग इंग्लिश। अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं हम तो यू आर नॉट स्टडिंग इंग्लिश। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो आर से शुरू करेंगे, सेम सेंटेंस, आर यू स्टडिंग इंग्लिश, सिंपल है। जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर कोई सेंटेंस रहता है तो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अभी जो ये स्ट्रक्चर है, जो ये एग्जांपल्स किए हैं, तो ये जरूरी है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस। और जब भी आपको कुछ बात करनी हो which is in continuity, some work which is in continuity and it is being done in the present tense, then you are going to say with this particular structure। तो बहुत सारे बच्चे जब जैसे चैट में भी डाल रहे होते हैं ना मैसेजेस, तो उसमें टेंसेस की काफी गड़बड़ी होती है। तो एटलीस्ट व्हेन वी आर डूइंग तो वील ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन दैट, ठीक है। अब इसमें यूं मत सोचना कि यू स्टॉप पोस्टिंग मैसेजेस ऑन चैट कि डर के कि ये तो गलत हो रहा है तो इसलिए पोस्ट ना करें। जितना ज्यादा ट्राई करोगे, जितना ज्यादा पोस्ट करोगे, मोर यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, मोर आर यू गोइंग टू लर्न, ठीक है। इस पर्टिकुलर टेंस में किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसमें भी आप सेंटेंसेस बनाकर देखेंगे खुद, और इसके अलावा जो एक्सरसाइजेस बुक में दी हैं वो भी मैं पोस्ट करूंगा ग्रुप में, या बुक्स तो हैं आप लोगों के पास में, तो इसके साथ में जो जो एक्सरसाइजेस दी हैं यू हैव टू डू दोस एज वेल। एनी डाउट्स? और अभी डाउट नहीं पूछ रहे हो, बाद में फिर मैं सवाल पूछूंगा, और नहीं किया तो मुझे सोचना पड़ेगा क्या क्या करें आप लोगों के साथ में once you come back। ठीक है, तो नेक्स्ट टेंस देख लेते हैं फिर हम। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट क्यों है ये सवाल है। प्रेजेंट है, परफेक्ट टेंस, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो कॉन्टिन्यूटी का पता चल जाता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या कम्युनिकेट करते हैं, या कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर सेंटेंस हो तो उससे क्या पता चलता है। देखो, कोई एक्शन था, कुछ काम था which was started in the past and it had continued to the present and it has now been completed। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल एग्जाम्स के लिए तैयारी शुरू की थी, या 10th जैसे अभी 12th का रिजल्ट आया, तो 12th
बच्चों ने शुरू की, लास्ट ईयर शुरू की थी, और फाइनली जब रिजल्ट आ गया एंड व्हेन दे पास्ड, सो दैट थिंग हैज नाउ कंप्लीटेड. तो वो जो पढ़ाई थी, द स्टडी ऑफ 12th नाउ हैज बीन कंप्लीटेड. तो जब भी हम इसकी बात करते हैं, जब हमारा कुछ शुरू हुआ था और इट हैज कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट, जिस प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, अगर आज की बात कर रहे हैं तो आज वो कंप्लीट हो चुका है, कंटिन्यूटी में नहीं है. अगर कंटिन्यूटी में होगा तो देन इट इज गोइंग टू बिकम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. वो खत्म हो चुका है, इट हैज बीन कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट, तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज किया जाता है. और इसके लिए सिंपल सा है जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इट इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव. अब प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसकी पहचान यही है कि अगर सेंटेंस में आपको हैज या हैव दिखाई दे तो यू कैन आइडेंटिफाई कि इट इज अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो इसमें यू नीड टू नो द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसमें क्योंकि जो काम था वो पहले से चल रहा था और अब जाकर कंप्लीट हुआ है, तो इसमें टाइम रेफरेंस दिया जा सकता है. तो along with this we can add time reference. अब टाइम रेफरेंस का मतलब ये नहीं है कि यू आर गोइंग टू राइट द वर्ड टाइम रेफरेंस. टाइम रेफरेंस किस तरीके से शो होता है? यूजिंग द वर्ड्स फॉर और सिंस. फाइन. अब फॉर और सिंस का मतलब क्या है, ये एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है. देखो, सिंस से क्या पता चलता है जो भी काम था ये कब शुरू हुआ था. फॉर एग्जाम्पल, I have worked since 1995, let's say. ठीक है, I have studied since 1993 probably. तो since का मतलब क्या हो गया कि हाँ उस टाइम से मैं पढ़ रहा था और अब तक मैं पढ़ाई की है. ठीक है, when I am saying since, तो अब वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर ed मिलेगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है. दिस इज नॉट पास्ट टेंस, क्योंकि वो पास्ट में शुरू हुआ था इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं. ed से कंफ्यूज नहीं होना कि वो पास्ट टेंस है. और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो दैट इज आल्सो कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल. तो जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है दैट इज नॉर्मली यूज्ड इन पास्ट टेंस. पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड इन परफेक्ट टेंस. ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस ये हो गया. अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, अगेन हैज और हैव के आगे नॉट लगा दो, बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर, और एक मिनट मैंने नॉट नहीं लगाया, नॉट. देखो, it is one more thing it is pertinent to mention that it is not necessary that you are going to mention for or since. हाँ, for नहीं पता ना शायद, for और since आपको जरूरी नहीं है कि डेफिनेटली मेंशन करना ही है. अगर जरूरी है उस सेंटेंस में मेंशन करना, अगर सेंटेंस में फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर दिया हुआ है कि फॉर करके आपको सेंटेंस बनाना है, या फॉर लेट्स से किसी भी फॉर्म में दिया हुआ है, टाइम रेफरेंस देकर आपको सेंटेंस बनाना है, देन ओनली यू आर गोइंग टू यूज फॉर और सिंस. फॉर या सिंस आप यूज नहीं करोगे तो भी सेंटेंस कंप्लीट रहेगा. इट इज एन ऐड ऑन टू द सेंटेंस. सिंस मैंने बताया था कब से शुरू हुआ. अब फॉर है, फॉर गिव्स द टाइम पीरियड. तो लेट्स से आई एम सेइंग आई हैव स्टडीड फॉर 3 hours. तो मतलब पूरा टाइम इतना टाइम पीरियड दिया कि मैंने इन द लास्ट 3 hours आई हैव बीन स्टडीइंग. ठीक है, मतलब आई हैव स्टडीड इन द पास्ट 3 years. तो इससे पहले के जो 3 घंटे थे उसमें मैंने पढ़ाई की. तो मैं शुरुआत का रेफरेंस नहीं दे रहा हूं, मैं वो बता रहा हूं कि कितना मेरा टाइम पीरियड हुआ है. सिंस में मैं स्टार्टिंग का रेफरेंस देता हूं, और जो भी सुन रहा है या जो भी पढ़ रहा है उस सेंटेंस को, तो उसके ऊपर रहता है कि वो खुद कैलकुलेट करे कि कितना पीरियड हो गया. फॉर में मैं
पूरा जो टाइम फ्रेम है वो मैं बता देता हूँ कि कितना टाइम फ्रेम है। तो अगर मैं स्टडी की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल आई स्टार्टेड स्टडीइंग इन 1993, तो आई हैव स्टडीड फॉर 17 इयर्स नाउ। ठीक है, यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस। फॉर, जब मैं फॉर यूज कर रहा हूँ आई एम राइटिंग 17 इयर्स, और अगर मैं सिंस यूज कर रहा हूँ तो आई एम राइटिंग सिंस 1993। फाइन। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल बी बिगिनिंग विद हैज या हैव, और नेगेटिव होगा तो हैज या हैव नॉट हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर जरूरत है तो फॉर या सिंस की, इफ टाइम रेफरेंस हैज टू बी मेंशन्ड, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग गलत है, डबल आर होगा। I'm talking about this, डबल आर होता है इंटेरोगेटिव में। ठीक है, अब एग्जांपल कुछ तो मैंने दे दिए, अब लिख के और देख लेते हैं, या यही डिस्कस कर लेते हैं which have been given here. तो I have already studied the tenses today. ठीक है, तो मतलब टेंसेस पहले पढ़ा था, and now at this particular moment you have already studied the tenses. तो ये जो studied है, this is the third form of the verb. Studied word is the third form of the verb study. So I have studied the tenses today. You have slept well today, और he has played cricket. ठीक है, ये सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई डाउट? ठीक है, सिंपल है ये अभी वैसे, बट एज वी मूव ऑन टू द पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस, देन द कंफ्यूजन इज गोइंग टू स्टार्ट बिल्डिंग अप। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है नेक्स्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज, तो बात वही है, जो व्हाई इज इट यूज्ड, व्हाई दिस पर्टिकुलर टेंस इज यूज्ड इज कि कुछ काम था जो पहले शुरू हुआ था लेकिन वो प्रेजेंट में खत्म नहीं हुआ है, एंड इट इज स्टिल बीइंग कंटिन्यूड। तो अभी भी इट इज स्टिल ऑनगोइंग, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो शायद फ्यूचर में जाकर कंप्लीट हो, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? यू विल बी राइटिंग द सब्जेक्ट। अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव था, अब यहाँ पर हैज और हैव तो होगा क्योंकि परफेक्ट टेंस है, इसके साथ में हैज या हैव बीन होगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी तो साथ में आएगा ही, तो कहीं पे भी अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट है फ्यूचर परफेक्ट है, डज नॉट मैटर, आईएनजी तो साथ में आएगा। अगर कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं हम तो वर्ब के साथ में आईएनजी अटैच कर दो, अगर कॉन्टिन्यूअस की बात की जा रही है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा बेस फॉर्म आईएनजी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट आ गया हैज और हैव डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, हैज और हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस द ऑब्जेक्ट प्लस अगर टाइम रेफरेंस देना है तो फॉर और सिंस। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस करना है तो यहां पर हैज या हैव के बाद में नॉट बीन आ जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस के लिए सिर्फ नॉट ऐड हो जाएगा। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैज और हैव पहले आ जाएगा। तो देखो एक बाकी अभी तक जो पहले के देखे हैं तो यू विल बी नोटिसिंग अ पैटर्न, जो भी यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब वगैरह यूज करते हैं तो इट टेंड्स टू कम इन द फ्रंट, या हेल्पिंग वर्ब होगा या वर्ब होगा, तो वो सारे के सारे वो पहले आने लग जाते हैं when we are talking about interrogative sentences. Have, has or have, then subject, then we have been, then verb का first form ing plus object
plus time reference and a question mark because it is an interrogative sentence. ठीक है, तो अभी इसको एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के कुछ. देखो जैसे अभी फ्रॉम द पास्ट about 35 minutes I have been teaching you people. ठीक है, तो अभी तक टीचिंग खत्म नहीं हुई है, it is in continuity. So I have been teaching students for the past for 30 minutes. तो मैंने पहले शुरू किया था आपको पढ़ाना. I haven't finished teaching you, I am still teaching you. So I have been teaching students. तो यहाँ पर I is the subject, have been आ गया, verb हमारा teach है, बेस फॉर्म है, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है बताने के लिए. ing हमने ऐड कर दिया क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. फॉर और टाइम रेफरेंस हमारा फॉर 30 मिनट्स. अगर सिंस लगाना है, सिंस लेट्स से 11:55 AM. I have been teaching students since 11:55 AM. अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो have I been teaching students since 11. मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. ठीक है, अगर नेगेटिव है have I not been teaching, yeah, I have not been teaching the students since this particular time. ठीक है, तो आज के लिए हम यूं करते हैं, we'll just go through the present tense. तो प्रेजेंट के वो पास्ट टेंस अभी शुरू कर दूंगा तो इट कैन बी कंफ्यूजिंग. तो प्रेजेंट टेंस का अभी रिवीजन कर लो. आई विल पोस्टिंग द एक्सरसाइजेस, तो वो एक्सरसाइज करनी है आप. ठीक है, अगर कोई डाउट है तो बता सकते हो. डाउट तो कभी आता नहीं है, आई कीप ऑन आस्किंग पीपल. हाँ, लेकिन ये अच्छे से करना है. अगर ये नहीं करोगे तो नहीं होगा. अगर